गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध क्या होता है विद्यार्थी। E बराबर माइनस से dV बटा dx। ये विद्यार्थी किसी किसी गेस्ट पेपर में माइनस को प्लस दिया गया है, वो थोड़ा सा मिस्टेक है, वहां गलत है, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। माइनस ही होता है, माइनस से dV बटा dx। विद्यार्थी इस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होता है। कैसे प्रश्न आता है उस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी प्रश्न को लिखिए आप लोग। किसी बिंदु पर विद्युत विभव Vx बराबर -6x² प्लस 4x वोल्ट है। कितना वोल्ट है? तो x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएं। x बराबर 2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएं। लिख चुके हैं। इस तरह के प्रश्न विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। देखिए ये किसका फंक्शन है? x का फलन है। किसका फलन? x का। इसका मतलब कि x के सापेक्ष में इसको एक बार dc कर देंगे तो हम लोग को e का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो आप तो जानते हैं कि चूंकि e बराबर माइनस से dv बटा dx होता है, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि e बराबर माइनस से dv बटा dx होता है। अब इधर देखिए तब लिख रहे हैं e बराबर माइनस d और v के जगह पे इतना, तो लिखेंगे -6x² प्लस 4x बटा में dx। कितना हो जाएगा? अब इसका डीसी करना है विद्यार्थी। आप लोग मैथ में डीसी पढ़े होंगे। देखिए थोड़ा सा इसको हम तोड़ कर लिख रहे हैं, माइनस को कॉमन लेना है। ई बराबर होगा माइनस ऑफ, देखिए लिखना है ऐसे, डी -6x² बटा में dx प्लस लिखेंगे डी 6d 4x और बटा में क्या हो जाएगा? dx। कितना हो जाएगा? अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये -6 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे और ये x के पावर n का रूप है। तो x के पावर n का डीसी होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट n गुने x के पावर n - 1, n गुने x के पावर n - 1। तो विद्यार्थी यहां से हो जाएगा e बराबर, यहां से माइनस लिखेंगे तो माइनस ये 6 कॉमन, n के जगह पर 2, तो 2 × x के पावर 2 - 1 होगा, तो लिखेंगे इंटू 2 × x के पावर 2 - 1, x के पावर 2 - 1 प्लस यहाँ पर विद्यार्थी 4 कॉमन होगा और यहाँ पे n के जगह कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो लिखेंगे इंटू 1 × x के पावर 1 - 1। कितना हो जाएगा ना? बोलिए इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए तो लिखेंगे e बराबर माइनस ऑफ 6 दूना -12x और माइनस माइनस प्लस, चाहे कब चाहे एक में से क्या 0, तो किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। तो उस स्थिति में लिखेंगे किसी भी संख्या का होने का मतलब इनफाइनाइट के पावर 0 नहीं कहेंगे, तो लिखेंगे x के पावर ये 0 का मतलब 1, तो 4 गुने 1 बराबर 4 होगा, ये इतना हो जाएगा। इसमें कहीं दिक्कत? बोलिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहां से मिलेगा e बराबर, माइनस को गुना कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो लिखेंगे 12x और माइनस प्लस -4। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल चुका है, लेकिन कह रहा है कि प्रश्न में x बराबर 2 पर बताइए। x बराबर 2 पर, तो इसमें x बराबर 2 रख देंगे। x बराबर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे x बराबर 2। यहां से हो जाएगा विद्यार्थी, लिखेंगे x बराबर 2 पर e का मान, किसका मान? e का मान। तो विद्यार्थी ये तो x का फलन है, ये किसका फलन है? x का। यहाँ 2 रखेंगे तो इसका मतलब कि x बराबर 2 को हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे 12 x की जगह पर 2 -4। कितना हो जाएगा? देखिए तो 12 गुना 24 -4, इसका मतलब 20 और क्या? वोल्ट प्रति मीटर। आंसर बताए थे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऐसा ही मात्रक कहेगा तो न्यूटन प्रति कूलम कहेंगे कि F/E = Q न्यूटन प्रति कूलम।
लेकिन यदि आपसे कहे कि अन्य मात्रक बताइए, सही मात्रक न कहे, तो आप प्रत्येक नहीं इस स्थिति में वोल्ट प्रति मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वोल्ट प्रति मीटर। आ गया समझ में? इस तरह का प्रश्न बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का प्रश्न 2016 में दिया गया, 2016 या 17 में। एक प्रश्न हम देते हैं, फिलहाल इसको नोट कीजिए, आप लोग घर पे होमवर्क करेंगे, नोट कीजिए। लिख चुके हैं? चलिए, एक फंक्शन सिंपली दे देना, लिख लीजिए क्वेश्चन। लिखिए, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान Vx बराबर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x वोल्ट है, तो x बराबर 3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताएं। x बराबर 3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताएं। इसको लिखिए जल्दी। लिख चुके हैं? चलिए, आज हम लोग विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो 2 अंक के लिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले प्रश्न का हेडिंग समझिए। प्रश्न करता है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विद्यार्थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हेडिंग देंगे आप लोग, विद्युत बल रेखाएं। क्वेश्चन के रूप में लिखिए, विद्युत बल रेखाएं से क्या समझते हैं? इसके गुणों को लिखें। विद्युत बल रेखाएं से क्या समझते हैं? इसके गुणों को लिखें। प्रश्न को लिख चुके हैं। अब देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये विद्युत बल रेखाएं क्या होता है। तो थोड़ा सा आप लोग अपना किताब का भाषा समझ लीजिए। कहता है कि विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं, जिन पर कोई स्वतंत्र धन आवेश गतिमान होता है। आ गया समझ में? एक बार और सुनिए। विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं, जिन पर कोई स्वतंत्र धनावेश गतिमान होता है। क्लियर हो गया? ये आपकी किताब का भाषा था, लेकिन इसके दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि विद्यार्थी थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो आवेश के दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बारे में भी दर्शाता है या बताता है। तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं, जिनकी सहायता से दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को दर्शाया जाता है। समझ में आ गया? एक और सुनिए। विद्युत बल रेखाएं एक प्रकार के काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं, जिनकी सहायता से दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल को दर्शाया जाता है। मतलब कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को इंडिकेट किया जाता है। समझ में आ गया? मतलब इट इज इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स। नाम ही है विद्यार्थी काल्पनिक वक्र रेखाएं, निष्कोण वक्र रेखाएं। इसका मतलब कि ये इमेजिनरी काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी रेखाएं हैं, इमेजिन किया गया है। अब इनका पहला गुण समझते हैं। आइए ध्यान दिया जाए।
देखिए गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में ये बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान देंगे आपको। देखिए विद्यार्थी, पहला कहता है कि जैसे ये मान लेते हैं विद्यार्थी +5q आवेश, कितना आवेश है, +5q आवेश, और ये दूसरा जो है ये -3q आवेश है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अब विद्यार्थी इसका पहला गुण कहता है कि विद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश में प्रवेश करते हैं। आया समझ में? पहला गुण कहता है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश में प्रवेश करते हैं। मतलब आपसे पूछा जाए कि विद्युत बल रेखाएं किन प्रकार के आवेश से निकलती हैं, तो आपका जवाब होगा धन आवेश। क्या होगा? धन आवेश। और किस प्रकार के आवेश में प्रवेश करती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ऋण आवेश। आया समझ में? ये बात क्लियर हो गया? तो पहला गुण विद्यार्थी, फिगर को भी आप लोग बनाएंगे, समझ रहे ना, कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करते हैं। चलिए फिगर को बनाइए, फिर अगला गुण बताएंगे। चलिए बना चुके हैं। अब दूसरा गुण समझा जाए विद्यार्थी। देखिए इसको हम कह रहे हैं कि ये +5q आवेश है, और ये जो है इसको हम कह रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये +2q आवेश है, इससे और भी विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। तो आप इसमें देखेंगे इस आवेश में कि आवेश का परिमाण किसका अधिक है, +5q अधिक होगा कि +2q अधिक होगा? तो ऑब्वियस है विद्यार्थी की +5q ही अधिक होगा, क्योंकि इसका मात्रा अधिक है, इसका परिमाण अधिक है। तो कहता है कि धन आवेश का परिमाण जितना अधिक होता है, दूसरा गुण ध्यान सुनेंगे, धन आवेश का परिमाण जितना अधिक होता है उससे उतनी ही अधिक संख्या में विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। उससे उतनी ही अधिक संख्या में विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। आ गया समझ में? फिर से सुनिए, धन आवेश का परिमाण जितना अधिक होता है उससे उतनी ही अधिक संख्या में विद्युत बल रेखाएं निकलती है। क्लियर हो गया? और जितना परिमाण कम होता है उससे उतनी ही कम संख्या में विद्युत बल रेखाएं निकलती है। चलिए अब इस फिगर को बनाएंगे, ये दूसरा गुण था, बनाइए। बना चुके हैं। आइए विद्यार्थी तीसरा गुण समझते हैं। देखिएगा, ये विद्यार्थी धन आवेश है, ये +4q है और ये -2q है। तो इस धन आवेश से एक विद्युत बल रेखाएं निकलकर इस ऋण आवेश में प्रवेश की है। तो कहता है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, मान लेते हैं कि ये P बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या है? P बिंदु। फिर समझिएगा, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे? E से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। एक बार ध्यान से सुनिए, कहता है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया? चलिए इस फिगर को भी बनाइए। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये टैंजेंट लाइन है, टैंजेंट लाइन इसको बोलेंगे, टैंजेंट लाइन बनाइए। चलिए बना चुके हैं। अब विद्यार्थी ये समझें, अब एक बात तो स्पष्ट है कि जितनी विद्युत बल रेखाएं होंगी तो
उस विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा। खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब एक रेखा होगा तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दिशा में होगा, और दो रेखा होगा तो उसके लिए अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगा। तो अब एक पॉइंट कहता है कि जैसे सपोज कीजिए ये धन आवेश है, इससे विद्युत बल रेखाएं निकली और एक और विद्युत बल रेखाएं निकली और एक दूसरे को काट दी, यहाँ पे इस बिंदु पर टच किया, ये कटान बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कटान बिंदु। तो क्या एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव है? एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। उस स्थिति में विद्यार्थी अगला गुण कहता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। फिर से ध्यान सुनिए, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं क्योंकि एक ही कटान बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। फिर समझिए, क्वेश्चन पूछता है कि क्या दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकते हैं? नहीं तो क्यों? तो हम जानते हैं, जान गए विद्यार्थी कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं क्योंकि एक ही कटान बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। तो आपका जवाब होगा कि एक ही कटान बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। तो क्या ऐसा चित्र पॉसिबल है विद्युत बल रेखा के लिए? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसको लिखेंगे कि संभव नहीं, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। आया समझ में? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? फिगर बना लीजिए। चलिए हम लोग अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अब कुछ विशेष, कुछ एनसीईआरटी के कंसेप्ट में समझते हैं। विद्यार्थी अगला गुण कहता है कि विद्युत बल रेखाएं जो है चालक से होकर प्रवेश नहीं करते हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर प्रवेश नहीं करते हैं बल्कि अचालक से होकर प्रवेश कर जाते हैं। फिर समझिए, विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर प्रवेश नहीं करते हैं बल्कि अचालक से होकर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे देखिए विद्यार्थी, ये कोई चालक है, सपोज कि ये कोई चालक है और ये कोई सपोज कीजिए कि कुछ चालक है या अचालक है। ऐसा फिगर एनसीईआरटी बनाकर दिया गया है प्रश्न, ठीक है, कुछ समझना है। तो ये विद्युत बल रेखाएं जैसे सपोज कीजिए कि ऐसे चली, लेकिन इसके अंदर प्रवेश नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश नहीं करती। इसके अंदर प्रवेश नहीं करती। लेकिन ये जो अचालक है तो विद्युत बल रेखाएं और चालक से होकर गुजरती है। मतलब विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर प्रवेश नहीं करती है बल्कि वह चालक से होकर प्रवेश करती है। समझ गया? इस फिगर को बना लीजिए आप लोग। और ऐसा फिगर बनाया गया है, एनसीईआरटी में ऐसा प्रश्न है, उसको आप लोग ध्यान देंगे, बना लीजिए। बना चुके हैं। चलिए अगले गुण की तरफ। अगला गुण है विद्यार्थी इसका, समझेंगे। जैसे देखिए, ये कोई धन प्लेट है। कौन प्लेट है? धन प्लेट। और ये ऋण प्लेट है, ठीक है, ये ऋण प्लेट। तो कहता है कि विद्युत बल रेखाएं धन प्लेट से लंबवत रूप से निकलती है और ऋण प्लेट में लंबवत रूप से प्रवेश करती है। विद्युत बल रेखाएं धन प्लेट से लंबवत रूप से निकलती हैं
और रिंग प्लेट में लंबवत रूप से प्रवेश करती है। आ गया समझ में? ये लंबवत रूप से निकलती हैं और लंबवत रूप से प्रवेश करती है। ये था विद्यार्थी विद्युत बल रेखाएं के गुण। प्रश्न में आपसे इतना गुण नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत बल रेखाएं से क्या समझते, इसके 2 गुण को लिखिए, बस इतना ही 2 गुण। ये 5-6 गुण हो गए, इसमें से क्या 2 गुण आप लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, आसान है। चलिए इस फिगर को बना लीजिए। बना चुके हैं? चलिए विद्यार्थी अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आप लोग हेडिंग देंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव हेडिंग देंगे विद्युत द्विध्रुव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विद्यार्थी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। विद्यार्थी ये क्या होता है समझेंगे। ये 2 आवेशों का निकाय होता है, मतलब इस सिस्टम में 2 आवेश होते हैं। कैसे आवेश होते हैं? तो समान परिमाण के आवेश होते हैं, लेकिन प्रकृति में भिन्न भिन्न होते हैं। प्रकृति में भिन्न भिन्न होते हैं। तो कहता है कि जब 2 आवेश जिनका परिमाण समान हो एवं प्रकृति भिन्न भिन्न हो को अल्प दूरी पर, किस दूरी पर? अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो उन आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब एक प्लस में होगा तो दूसरा, लेकिन परिमाण में समान होगा। एक प्लस में तो दूसरा किसमें? माइनस में। परिमाण क्या होगा? समान होगा, लेकिन प्रकृति क्या होगा? डिफरेंट होगा। अल्प दूरी पर रखा जाता है। कितना दूरी पर रखा जाता है? अल्प या सूक्ष्म दूरी पर रखा जाता है, या कहीं कहीं अल्पतम लिखा जाए कि अल्पतम दूरी पर रखा जाता है। तो उन आवेशों के निकाय को, माने इन दोनों आवेशों को मिलाकर क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। एक बार फिर से समझिए। कहता है कि जब 2 आवेश जिनका परिमाण समान हो परंतु प्रकृति भिन्न भिन्न हो को अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो उन आवेशों के निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे विद्यार्थी H2O हो गया, जैसे Cl हो गया, ये विद्युत द्विध्रुव है। कैसे है ये? विद्युत द्विध्रुव। फिगर को बना लीजिए। अल्प दूरी कितना माना गया विद्यार्थी? स्टडी पर्पस के लिए 12। किसी किसी बुक में विद्यार्थी ए माना गया है, किसी बी में, किसी में बी माना गया है। लेकिन जब आगे चलकर प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है तो उसमें ए बराबर भी बोला गया है कि 12 होगा और बी बराबर भी कितना होगा? 12 होगा। इस स्थिति में हम लोग क्यों नहीं 12 को ही माने? ये बी को कौन साइड करे, हटा दिया जाए, तो इसलिए विद्यार्थी लोग 12 माने। तो अल्प दूरी कितना माना जाता है? 12 माना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए फिगर बना लीजिए। चलिए बना चुके हैं। अब विद्यार्थी हम लोग इसी में आगे चलकर हेडिंग देंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको विद्यार्थी इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसको। विद्यार्थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से सूचित किया गया। किससे? P वेक्टर से। आगे चलकर विद्यार्थी हम लोग चुंबक में पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसको भी विद्यार्थी P वेक्टर से सूचित किया गया बुक में। लेकिन वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि जब केवल P वेक्टर दे दे तो आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ नाम में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं।
इसको हम पीई से सूचित करते हैं। ई कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इससे पता चल जाता है कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम आगे चल के ऐसे डिनोट करेंगे पीएम, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इससे स्पष्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आइए अब ध्यान दिया जाए होता क्या। ये तो जान गए विद्यार्थी हम लोग कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर से सूचित करते हैं। किससे? पी वेक्टर से। विद्यार्थी समझिए, कहता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण, एक आवेश के परिमाण, इस बात को नोटिस कीजिएगा, हम यहाँ पर परिमाण बोल रहे हैं, इसका मतलब कि प्लस वैल्यू लेना है। माइनस में भी होगा तो उसको प्लस कर देना है, समझ में गया ना? प्लस वैल्यू लेना है। फिर समझिए, कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की एक आवेश के परिमाण, एक आवेश के परिमाण मतलब Q का मॉड, और उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी या अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी के गुणनफल को, अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से एक बार सुन लीजिए, कहता है किसी विद्युत द्विध्रुव की एक आवेश के परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इससे विद्यार्थी किससे सूचित करते हैं? पीई वेक्टर से। किससे? पीई वेक्टर से, समझने के लिए। तो ये कैसी राशि हो गया? वेक्टर, तीर का निशान, तो सदिश राशि हो गया। कैसा राशि? सदिश राशि। तो पीई वेक्टर बराबर सूत्र क्या मिला? ये Q का परिमाण मतलब ये प्लस Q होगा, तो प्लस Q गुने अल्पतम दूरी कितना है? 2L। और ये अल्पतम दूरी, इसका मतलब कि ये विस्थापन है। यहाँ पर क्या है? अल्पतम दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, इसलिए यहाँ पर तीर का निशान दे रहे हैं। जब तक ये वेक्टर नहीं होगा तो वेक्टर में किसी अचल संख्या से गुणा करने पर वो परिणामी जो पॉइंट आता है, परिणामी जो राशि आता है, वो भी वेक्टर होता है। वो भी क्या होता है? वेक्टर होता है, मतलब सदिश होता है। अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर Q गुने 2L। अब इसका जरा मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मॉड लगाएंगे, इसीलिए लिख रहे हैं P वेक्टर का मॉड इक्वल टू Q गुने 2L वेक्टर का मॉड। लिखेंगे ना, तो मॉड लगाएंगे तो ये वेक्टर हट जाएगा, तो परिमाण होगा P बराबर Q गुने 2L। Q गुने क्या होगा? 2L। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र मिल गया कि एक आवेश के परिमाण और उनके बीच के अल्पतम दूरी, ये 2L क्या है? अल्पतम दूरी। ऐसा नहीं है कि 2 गुने लंबाई, ऐसा नहीं। अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। आगे समझ में? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होता है। किधर होता है? ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। क्लियर हो गया? चलिए फिगर से बनाना, इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे मात्रक और विभव बता रहे हैं। चलिए बना चुके इसको। अब इसका हम लोग ऐसा ही मात्रक देखेंगे। इसका एक प्रैक्टिकल मात्रक भी होता है जिसको डिवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवाई। देखिए ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक लिखेंगे P बराबर, तो P का ऐसा ही मात्रक होता है Q गुने 2L सूत्र होता है। तो आवेश का मात्रक कैसा है? कूलम। क्या होता है? कूलम। गुने दूरी का मात्रक मीटर। इसका मतलब कि इसका ऐसा ही मात्रक हो गया कूलम गुने मीटर। आ गया समझ में? इसका विभव देखिए, ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक बताइए, कूलम गुने मीटर। बीमा पूछा गया है, तो बीमा आवेश का बीमा A-1 और T-1 और लंबाई का बीमा L-1 इन होता है, तो लिखेंगे A-1 T-1 L-1। अर्थात इसका बीमा हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का A-1 T-1 L-1। क्लियर हो गया? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। हाँ, एक और, इसका एक प्रैक्टिकल मात्रक होता है डिवाई। पूछा जाएगा
कि बताइए विद्युत ध्रुव घूर्ण का प्रैक्टिकल मात्रा क्या होता है, तो डिवाई क्या होता है, डिवाई होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।